हिंदुस्तान की वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। भारत वायुसेना के हवाई योद्धाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक पर काफी जोर दे रहा है। तेजस मार्क 2 को ताकत देने के लिए अमेरिका से जीई इंजन की तकनीक ली जा रही है। वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के इंजन के लिए फ्रांस से बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। तैयारी ऐसी कर दी गई है कि आने वाले वक्त में देश के आसमान में दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स का पहरा ही दिखाई देगा। आसमान में गरजते हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान दुश्मनों से देश को महफूज रखने का प्रमाण। ये ताकतवर फाइटर जेट आसमान में पराक्रम और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। इनकी बेशुमार ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये फाइटर जेट जब आसमान में होते हैं तो देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये हवाई सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन देश के बस की बात नहीं। हिंदुस्तान के पास ऐसे हवाई योद्धाओं का एक विशाल बेड़ा मौजूद है। इनमें से तमाम हवाई लड़ाके देश में बने हैं और कुछ विदेशों से खरीदे गए हैं। लेकिन सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा भारत अब फाइटर जेट्स को अपने देश में ही बनाने पर फोकस कर रहा है। भारत में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसकी मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से देश में बना तेजस अब पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस कामयाबी से उत्साहित भारत अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के निर्माण पर तेजी से काम कर रहा है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट विकसित करने के लिए अमेरिका और फ्रांस से भी बातचीत कर रहा है। तेजस मार्क 2 के लिए भारत अमेरिका से जीई इंजन की तकनीक खरीद रहा है। इस GE 414 इंजन का निर्माण देश में ही होगा और ये बेहद शक्तिशाली इंजन तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को ताकत देगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को साल 2028 तक वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस मार्क 2 के साथ ही भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए फ्रांस से बातचीत का सिलसिला जारी है। इस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को तैयार करने के लिए 7 साल का लक्ष्य रखा गया है। एमका देश में 5th जनरेशन का स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। 2 इंजन वाला ये फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 साल में ये आधुनिक एयरक्राफ्ट वायुसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल कर लेगा। इन दोनों विमानों के इंजन की तकनीक भले ही अमेरिका और फ्रांस से ली जा रही है, लेकिन ये दोनों इंजन पूरी तरह से देश में ही बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका और जुलाई में फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इस रक्षा सौदे को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बदलते दौर में युद्ध आधुनिक तकनीक के जरिए ही लड़े जा रहे हैं। देश को किसी भी हवाई चुनौती से महफूज रखने के लिए फाइटर जेट्स के बेड़े को आधुनिक तकनीक से लैस रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि भारत फाइटर जेट्स की स्वदेशी तकनीक विकसित करने के साथ साथ लड़ाकू विमानों के लिए विदेशों से आधुनिक इंजन की खरीद भी कर रहा है। ये कोशिशें इस बात का प्रमाण हैं कि भारत भविष्य की जरूरतों को भांपते हुए हर वक्त खुद को तैयार रखता है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि दुश्मन देश हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
किसी भी आपदा और चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्षम हैं, लेकिन बचाव दल के साथ साथ आपदा के दौरान लोगों का भी जागरूक रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों की जागरूकता और अपनी तैयारियों को परखने के लिए लखनऊ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आपदा के लिए निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ये तैयारी है मुसीबत में फंसे लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने की। चुनौती जमीन पर हो या पानी में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान हर आपदा से निपटने को तैयार हैं। अपनी इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए लखनऊ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने एक जॉइंट मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स और आम लोगों को आपदा के दौरान सतर्क रहने और खुद को बचाने की तकनीक भी बताई गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के साथ साथ आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का भी अभ्यास किया। एनसीसी कैडेट्स हैं, आपदा मित्र हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है कि बाढ़ से पूर्व क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए, बाढ़ के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए और बाढ़ के पश्चात क्या क्या तैयारी की जा सकती है और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, जैसे सीपीआर है, ब्लड कंट्रोल मेथड है और जो इमरजेंसी मूव्स टेक्निक्स है, इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विश करने का तरीका है, इसको दिखाया जा रहा है डेमो के तौर पर, उनसे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें अब देश के साथ साथ विदेशों में भी राहत और बचाव में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। तुर्की में आए भूकंप के दौरान भी एनडीआरएफ की टीमों ने काबिले तारीफ काम किया था। एनडीआरएफ ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ये टीम किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। लखनऊ में हुए इस मॉक ड्रिल का मकसद अपनी तैयारियां पुख्ता करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी था। कोशिश यही है कि मुसीबत में फंसे हर शख्स की जान किसी भी कीमत पर बचा ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में जब आग लगने की घटनाएं आती रहती हैं, ऐसे में आग से निपटने के लिए, पार पाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस को अब एक नया फाइटर मिल गया है। ये फायर फाइटर एक रोबोट है जो 70 मीटर दूर से मिनटों में ही आग बुझाने की काबिलियत रखता है। ऐसे 6 फायर फाइटर रोबोट दिल्ली फायर सर्विस ने खरीद लिए हैं। इनका सफर ट्रायल भी किया जा चुका है। अगले हफ्ते से इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात भी कर दिया जाएगा। आग चाहे ग्राउंड फ्लोर पर लगी हो या किसी ऊंची इमारत में, तंग गलियों से गुजरना हो या सीढ़ियों पर चढ़कर जाना हो, दिल्ली फायर सर्विस के इस नए फाइटर की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। पानी की तेज बौछार से ये रोबोट कुछ ही देर में आग की विकराल लपटों को बुझा सकता है। दिल्ली में हर साल हमने देखा है जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि होती है, लेकिन इस बार दिल्ली फायर सर्विस पहले से ही तैयार है, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में शामिल हुआ है एक रोबोट, एक नया फायर फाइटर। इसे हम रोबोट कमांडर भी कह सकते हैं। ये रोबोट कमांडर अपने में बेहद खास है। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो ये बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट रोबोट है जो दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से जा सकता है। दिल्ली के ऐसे बाजार जैसे चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट, जहां पे दिल्ली फायर टेंडर की गाड़ियां जो है वो आसानी से नहीं जा सकती है, वहां ये रोबोट आसानी से जा सकता है। ये रोबोट 70 से 90 मीटर तक आसानी से पानी फेंक सकता है। इस रोबोट की बनावट एक फाइटर टैंक जैसी है। चलने के लिए इसमें चेन सिस्टम लगा है, जिससे ये गड्ढे नालों से आराम से गुजर सकता है। सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ सकता है। यानी दिखने में ये फायर कमांडो है, भले ही छोटा लेकिन है बेहद कारगर। इस रोबोट की लंबाई 1.28 मीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.2 मीटर है। ये रोबोट 320 किलो का है और ये 7 टन तक का वजन उठा सकता है। ये रोबोट 70 मीटर की दूरी तक 2500 लीटर प्रति मिनट पानी फेंक सकता है। इसमें स्प्रिंकलर लगाए गए हैं जो इसे गर्म तापमान से बचाए रखता है।
इसकी एक और खासियत है कि ये 360 डिग्री पर घूमकर पानी की बौछार कर सकता है। सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है और जो बिल्डिंग में जैसे ज्यादातर हमारे फायर फाइटर्स की जो डेथ होती है वो जब इनिशियल स्टेज पर जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो या तो एक्सप्लोजन हो जाता है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो उन दोनों कंडीशन में जो डेंजरस कंडीशन है जहां पर किसी फायर फाइटर की जान को खतरा हो सकता है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बार जो एलपीजी बुलेट फायर होती है या टैंक फायर्स होती हैं जहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फायर के नजदीक जाना, उस पर पानी डालना, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोबोट को एक रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है। रोबोट में थर्मल इमेजिंग कैमरा और ऑप्टिक कैमरा भी लगाया है, जिससे 2 किलोमीटर दूर से ही इस रोबोट के जरिए दुर्घटना स्थल की पूरी तस्वीर का जायजा लिया जा सकता है। थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है जो जहां पे घटना हुई है वहां पे ये रोबोट आसानी से जा सकता है और कैमरे की मदद से देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। इस कैमरे का ये फायदा होगा कि जो दिल्ली फायर फाइटर है उनकी कैजुअलिटी में कमी आएगी। उन्हें खुद से फिजिकली उस जगह में नहीं जाना पड़ेगा जहां पे आग लगी है। ये रोबोट इस काबिल है कि वहां जाके आसानी से ये पता लगा सकता है कि घटना स्थल पर कोई फंसा हुआ है या नहीं। यही कह रहे हैं कि जहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा है, जहरीले गैसें हैं, बिल्डिंग गिरने का डर है, वहां पे हम रोबोट को यूज करेंगे। और मान लीजिए हमें आग की क्या सिचुएशन है, कैसे अंदर की क्या पोजीशन है, तो थर्मल इमेजिंग कैमरे का फायदा ये है कि आप 100 मीटर दूर से इस रोबोट को मॉनिटर कर सकते हैं और उसी हिसाब से इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है। दिल्ली फायर सर्विस ने ऐसे 6 स्वदेशी रोबोट खरीदे हैं। इन रोबोट का ट्रायल पूरा हो चुका है। अगले हफ्ते से इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब बात उन धीरेन्द्र शास्त्री की करते हैं जिनका जलवा बीते दिनों बिहार में देखने को मिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भक्तों के लिए गुड न्यूज है और वो ये कि बिहार के बाद इसी महीने गुजरात में बाबा का दरबार सजने जा रहा है। गुजरात के 3 शहरों में उनका दिव्य दरबार लगेगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अंतिम दिन है, अब उठा लो दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का भव्य समापन। पटना के नौबतपुर में दिव्य दरबार का हुआ आयोजन। सीताराम सीताराम सीताराम। भारी गर्मी के बावजूद जुटी लाखों की भीड़। बाबा की एक झलक पाने के लिए मची रही होड़। बिहार से जाते वक्त पटना एयरपोर्ट पर भी बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए उमड़े लोग। तो क्या ऐसा ही नजारा गुजरात में भी दिखाई देने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के बाद बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार गुजरात में लगने वाला है। यहाँ बाबा बागेश्वर का दरबार 3 जगहों पर लगेगा। बिहार के बाद अब बागेश्वर धाम का जो दरबार है वो गुजरात में लगना है। गुजरात में 6 दिन का एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया है बागेश्वर बाबा का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिव्य दरबार के आचार्य प्रमोद जी। उन्हीं से बात करते हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि क्या पूरा कार्यक्रम है बागेश्वर बाबा का? कौन कौन लोगों को आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? यहाँ पे 29-30-5-2023 सोमवार और मंगलवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। शक्ति चौक, सेक्टर 6, चाणक्यपुरी, घाटलोड़िया, गोतावोड़, गुजरात, अहमदाबाद में दिव्य दरबार का आयोजन है। शाम को 5 बजे से लेकर के बालाजी की इच्छा तक
यहाँ पे सुंदर आयोजन किया गया है। पहली बार गुजरात में बाबा बागेश्वर के लगने वाले दरबार के लिए सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार 26 मई से 2 जून के बीच सजेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सूरत में 26 और 27 मई को, अहमदाबाद में 29 और 30 मई को और राजकोट में 1 और 2 जून को दिव्य दरबार लगेगा। गुजरात में लगने वाला बाबा बागेश्वर का दरबार निःशुल्क है। किसी भी श्रद्धालु से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और वो अपनी अर्जी भी लगा सकते हैं। ये नजारा सूरत का है, जहां बाबा के कार्यक्रम से संबंधित शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें बाबा बागेश्वर के साथ प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की तस्वीर भी है। तय कार्यक्रम के अनुसार सूरत के नीलगिरी मैदान में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। खाने पीने की सुविधाओं के बाद अब इसी कड़ी में श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया गया है। बाबा के धाम में श्रद्धालु महज 560 रुपए में रात गुजार सकेंगे। दरअसल धाम के अंदर गेस्ट हाउस का संचालन भी अब शुरू कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ में हो रहा सुविधाओं का विस्तार। शिव भक्तों को दी जा रही VIP सुविधा। श्रद्धालुओं को मिलेगी अब नाइट स्टे की सहूलियत। मंदिर परिसर में शुरू हुआ गेस्ट हाउस। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाते हुए गेस्ट हाउस शुरू किया गया है। यहाँ भीम शंकर भवन में लग्जरी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक निजी कंपनी के जरिए इस गेस्ट हाउस का संचालन हो रहा है। विश्वनाथ धाम में जब हम लोगों ने इसको उस समय परिकल्पना बनी थी, उस समय रखा गया था कि श्रद्धालुओं को वहाँ पे ठहराव के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया जाए। उसी गेस्ट हाउस अब वर्तमान में वो फंक्शनल हो गया है। उसको चलाने वाली एजेंसी भी आ गई और उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग का एक सिस्टम रखा है अपना। उस बुकिंग के माध्यम से जो भी आता है उसको देते हैं। पहले आने पे जो बुक कर लेता है उसके आधार पे फिर आगे वो चलाते हैं उसको। गेस्ट हाउस से जुड़ी कुछ जरूरी और अहम जानकारी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा उन श्रद्धालुओं को सुनिए जो इस गेस्ट हाउस में मिल रही सुविधा और व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ पर एंट्री किए तब हम काफ़ी थके हुए थे। आते से उन्होंने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी। तुरंत टी की अरेंजमेंट किया, हमारे लिए लस्सी का अरेंजमेंट किया और बाकी आने के बाद 1 by 1 सभी लोग एक बार आने के बाद पूछते रहे कि आप लोग को यहाँ पर कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इस गेस्ट हाउस में हम लोग को लेने से एक फ़ायदा हुआ कि हमारे साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। हम सुबह सुबह जाकर मंदिर के भी दर्शन अच्छे से कर आ गए। यहीं पर फूड कोर्ट भी खुला हुआ है जिसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, खाना भी बहुत अच्छा है। मैं इसके पहले भी 7-8 साल पहले आई थी, तब इतनी सुविधा नहीं थी। अभी आने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमने दर्शन भी कर लिए और ये गेस्ट हाउस में आके तो हमको बहुत आराम मिला। इस गेस्ट हाउस में भक्तों के लिए कुल 36 डॉर्मेट्री और 18 कमरे खोले गए हैं। गेस्ट हाउस में महज 500 रुपए में AC डॉर्मेट्री में बेड मिल रहा है, जिसका चार्ज GST मिलाकर 560 रुपए है। 2 लोगों के लिए लग्जरी डबल रूम का चार्ज 4000 रुपए है, जिसका चार्ज GST मिलाकर 4480 रुपए है। इनकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हो रही है। इसके लिए वेबसाइट www.southerngrandkashi.com पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर भी लोग बुकिंग के साथ इससे जुड़ी और जानकारी ले सकते हैं। दोपहर 1 बजे चेक इन के बाद अगले दिन दोपहर 12 बजे चेक आउट कराया जाएगा। बस ये मानिए कि विश्वनाथ धाम परिसर में गेस्ट हाउस खुलना श्रद्धालुओं के लिए मानो एक छत के नीचे कई सुविधाओं के मिलने जैसा है। डाइनिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि OTP टू बम्बे जो कंपाउंड के अंदर ही रेस्टोरेंट है उनसे अपना बातचीत चल रहा है। आगे भविष्य में हम गेस्ट को वहाँ से लंच और डिनर जो भी हो प्रोवाइड करा सकें, गेस्ट को वहाँ जाना न पड़े, हमारे यहाँ ही प्रोवाइड हो जाए। और भी हमारे यहाँ से बोट राइडिंग वगैरह है, टैक्सी, साइट सीन,
या अगर किसी को टैक्सी चाहिए इलाहाबाद के लिए तो हमारा खुद का ट्रैवल टैक्सी है साउदर्न ट्रैवल। तो विश्वनाथ धाम के इस गेस्ट हाउस में श्रद्धालु आकर थोड़ा आराम करें, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर एक सुखद अनुभव लेकर वापस जाएं, यही उम्मीद है। काशी विश्वनाथ धाम में सुख सुविधाओं का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में रहा है। ऐसे में इस गेस्ट हाउस का खुलना दूर दराज से आ रहे बाबा के भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया है। 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भारत के अतीत की भी एक झलक अद्भुत दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है। देश में रेल के सफर को बेहद आसान और आरामदायक बनाने के लिए एक के बाद एक वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा कई जगहों पर शुरू हुई। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हावड़ा पुरी रूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। वहीं मुंबई से गोवा के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हुआ है, जिसके बाद यहां से भी जल्दी वंदे भारत के शुरू होने की गुड न्यूज मिलेगी। हावड़ा से पुरी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच 500 किलोमीटर की दूरी लगभग 6.5 घंटे में तय करेगी। यात्रियों के लिए ट्रेन को नियमित तौर पर शनिवार 20 मई से चलाया जाएगा, यानी आप 20 मई से हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत ट्रेन से सफर कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। 16 कोच वाली ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलने वाली है। ट्रेन को 22895 हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नंबर दिया गया है। ये ट्रेन हावड़ा से सुबह 6:10 पर रवाना होकर उसी दिन दोपहर 12:35 पर पुरी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन पुरी से दोपहर 1:50 पर रवाना होगी, जो रात 8:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल टू ओडिशा के बीच कई स्टॉपेज होंगे, जिसमें खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन की स्टॉपेज 2 मिनट की होगी। ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में ऑटोमेटेड क्लोजिंग डोर, 4 इमरजेंसी विंडो और सीसीटीवी कैमराज हैं। ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा मुंबई से गोवा के बीच भी सफर बेहद आसान और आरामदायक होने वाला है। अब बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मायानगरी से गोवा के मडगांव तक चलेगी, जिसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी तरह की पहली स्वचालित ट्रेन है। इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच हैं, जिनमें रिवॉल्विंग चेयर हैं और जो 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार मुंबई टू गोवा का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। निरीक्षण के बाद इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट पर चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से चौथी ट्रेन होगी। अभी तक मुंबई से गांधीनगर, मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। मुंबई से गोवा की जो यात्रा है, उस रूट पर लोग भारी संख्या में यात्रा करते हैं। पूरे साल भर में लोग गोवा जो है वो वेकेशन या छुट्टी मनाने जाते हैं। ऐसे में जब मुंबई से गोवा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो वो लोगों के लिए काफी सहूलियत भरा रहेगा और उनकी यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।